अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इज इट 6 आवर्स, इज इट 7 आवर्स, इज इट 8 आवर्स या फिर 3-4 घंटे? सो द थिंग इज दैट 95% नीट एस्पिरेंट्स का कभी शेड्यूल नहीं बन पाता। वो कभी भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, कभी भी इनऑर्गेनिक याद करने की कोशिश करते हैं, कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा गलत है। एंड इसी वजह से उनका एक बैकलॉग क्रिएट होने लगता है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एंड उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, एंड वो अपना नीट का अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं। सो इससे पहले कि हम एक बहुत बड़ी गलती करें एंड हम अपना रूटीन बिगाड़ें, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि हमारा एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर तुम नीट 2028 की तैयारी कर रहे हो, अभी 11th में हो, एंड मेरा क्या टाइम टेबल था, मैंने किस तरीके से टाइम मैनेज किया। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो यू विल फाइंड ऑन टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर नीट 2028। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मुझे जानते नहीं है, आई एम डॉक्टर दीपक साहू, या फाइनली मैं डॉक्टर बन गया हूं, एंड करेंटली आई एम एमबीबीएस इंटर्न इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट क्रैक कर लिया था, एंड आई स्कोर्ड 715 आउट ऑफ 720, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 5 बिकॉज ऑफ दैट। मैंने अपनी पूरी नीट प्रिपरेशन में एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो किया, इसी वजह से मेरी इतनी हाई रैंक आ पाई, एंड वही टाइम टेबल मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं। एंड आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, एंड आपकी कोचिंग का टाइम भी बहुत अलग अलग है। सो डेफिनेटली मैं जो आपको प्लान बताऊंगा वो सारे सिनेरियोस में फिट हो जाएगा। जस्ट लिसन टू बी वेरी केयरफुली, ओके? सो हमें क्या करना है, अपने पूरे 24 घंटे को, जो 24 आवर का हमारा दिन होता है, उसको 4 फेजेस में डिवाइड करना है। पहला होता है मॉर्निंग फेज, दूसरा होता है आफ्टरनून फेज, तीसरा होता है इवनिंग फेज, एंड चौथा होता है नाइट फेज। वेरी नेचुरल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मॉर्निंग फेज में क्या करना है? देखो, तुम सुबह उठते ही फिजिक्स की कैलकुलेशन तो नहीं करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन तो नहीं करोगे। मॉर्निंग में क्या होता है ना, हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हम ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। सो ये जो याद करने वाली चीजें हैं वो हमें मॉर्निंग में ज्यादा याद होती हैं। दैट इज व्हाई मॉर्निंग में तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही करना है, प्राइमरली बायोलॉजी। सो रूल ये है कि बायोलॉजी का अगर तुम्हें लेक्चर देखना है तो तुम मॉर्निंग में ही देखो। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है, बायोलॉजी को रिवाइज करना है, कुछ भी करना है बायोलॉजी का, वो तुम मॉर्निंग में ही करो बेसिकली, ओके? एंड जिस भी दिन इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने की बात आएगी, मैं इनऑर्गेनिक का लेक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बात कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक को तुम्हें रिवाइज करना है, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तुम मॉर्निंग में करोगे। बट मॉर्निंग फेज स्टार्ट होने से पहले आपको एक सफिशिएंट स्लीप चाहिए। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि वो कम सो के ज्यादा टाइम बना लेगा, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो हमारी मेमोरी होती है, जो भी तुम याद कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, तुम्हारे हिप्पोकैम्पस में जाता है। जब तुम सोते हो तो जो स्लीप टाइम होता है, उस टाइम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें नियोकॉर्टेक्स यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जा रही होती है। तो जब तुम एक प्रॉपर स्लीप लेते हो, तब जाके ही वो जो तुम भी याद कर रहे हो, पूरे दिन पर जो भी याद कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अगर तुम टाइम कम सोगे तो वो चीजें नहीं जा पाएंगी। बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है, ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह, ऐसा भी नहीं करना है। एक एप्रोप्रिएट तुम्हारी एज ग्रुप के लिए जो सही टाइम होता है वो है 8 आवर्स। यस, 7 to 8 आवर्स कह सकते हो, 8 to 9 आवर्स मैं कहूंगा, थोड़ा ज्यादा सो सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। सो तुम्हें पता चल गया कि मॉर्निंग में क्या करना है। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं बेसिकली। सो अगर तुम रात को 12 बजे सोते हो एंड सुबह 8 बजे उठ जाते हो, तो काइंड ऑफ तुमने 8 आवर्स की सफिशिएंट स्लीप ले ली है। सुबह उठने के बाद 8 से 9 तुम थोड़ा फ्रेशन अप, रेडी होने में, ब्रश वगैरह करने में जो भी टाइम लगाओगे, ब्रेकफास्ट करने में, उसे हम 1 घंटा दे देते हैं। देन 9 बजे तुम सुबह की बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, एंड 12 बजे तक तुम पढ़ते रहोगे, तो तुम्हारे पास एक 3 आवर्स का, यस 3 आवर्स का स्टडी स्लॉट मिल गया। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टडी स्लॉट, दैट इज मॉर्निंग वाला, जिसमें तुम बायोलॉजी का एक लेक्चर देखोगे एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड कर लोगे, एंड इसमें 3 घंटे आराम से हो जाएगा। मतलब 3 घंटे में तुम एक लेक्चर आराम से देख सकते हो। 3 घंटे में उस लेक्चर में जो पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी भी आराम से देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो 3 घंटे में मॉर्निंग में तो क्या करना है पता चल गया। नाउ कमिंग टू आफ्टरनून फेज, एंड हो सकता है कि आपका मॉर्निंग में स्कूल हो, तो कोशिश करो कि स्कूल जाने से पहले एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ के जाओ। 1 घंटा स्कूल जाने से पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। तुम लेक्चर्स नहीं देख सकते, बट एटलीस्ट पढ़ के जाओ। इन स्कूल में भी तुम एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो। लेक्चर तुम स्कूल में देख नहीं सकते, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्कूल का जो तुम्हारा 7-8 घंटे वो तुम वेस्ट करो। स्कूल में भी तुम्हें टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज तुम एक डमी स्कूल ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं रेगुलर स्कूल के कंपैरिजन में। सो तुम्हें इस तरीके से स्कूल के आवर्स में भी कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करना है। एकदम ये मत सोचो कि नहीं मैं तो नीट का अपने घर जाके पढ़ूंगा, स्कूल में तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि तुम कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो। यस, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, अभी कमेंट करो। बट उससे पहले क्या तुमने नीट 2026 का पेपर देखा इस साल का? तुमने देखा होगा कि नीट 2026 का पेपर बहुत लेंथी आया था, लेकिन वो बहुत ईजी था। एंड इस साल ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 30-40 लोगों के 720 आ रहे हैं। एंड पिछले साल नीट का पेपर बहुत टफ था, एंड उसके पहले यानी नीट 2024 में पेपर बहुत इजी था। प्रॉब्लम ये नीट के साथ है कि नीट अब हो गया बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। अब इस सिचुएशन में, ऐसी टफ सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है कि किस चीज से सिलेक्शन हो रहा है? लोगों का किस चीज से सिलेक्शन हो रहा है? ऐसा क्या कोई कर रहा है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है, बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? बिकॉज चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी हमें नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा। यस, तो इसका एकमात्र आंसर है, दैट इज गाइडेंस। यस, आज मैं एक 12th के बच्चे से मिला जिसका 11th बहुत ज्यादा वेस्टेड था, क्योंकि उसको 11th में किसी ने गाइड ही नहीं किया कि एनसीईआरटी भी पढ़ना है, तो उसने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। वो सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहा। कोचिंग वाले बोलते थे कि सारा पेपर हमारे नोट से आएगा, तो वो नोट्स पढ़ता रहा, और वो 12th में है, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। उसको फिर आके रियलाइज हुआ है एनसीईआरटी से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो द थिंग इज दैट हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, हमें पता नहीं होता। दैट इज व्हाई
गाइडेंस आज के टाइम पे वो एक लौती चीज है जो डिसाइड करती है किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड आप में से कोई भी ये ना बोल सके कि नहीं मेरे को गाइडेंस नहीं था। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड गाइस, वी स्टार्टेड टॉपर्स क्लब पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर एम्स दिल्ली का एक ऑल इंडिया रैंक बच्चा जो एम्स दिल्ली में आया हुआ है, जो एम्स दिल्ली का स्टूडेंट है, एक एमबीबीएस स्टूडेंट है, जो एक टॉपर रह चुका है अपने टाइम पे, वो तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर होता है एंड वो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन करता है। इट्स लाइक कि तुम बस उसकी बात आंख बंद करके मान रहे हो एंड वो तुम्हारा सब कुछ करवा देगा। एंड वो तुम्हारा एक पर्सनलाइज रोड मैप बनवाता है, पूरा साल का एक प्लान बनवाया जाएगा सबसे पहले तुम्हारा, फिर मंथ में क्या करना है, इस महीने तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिर इस हफ्ते तुम्हें क्या करना है, आज के दिन क्या करना है। इससे बच्चे को आइडिया रहता है कि यस मुझे अब क्या करना है। इससे बच्चा अपना टाइम वेस्ट कम करता है, इससे बच्चे की कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। एंड बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते, वो आज पढ़ते हैं कल नहीं पढ़ते। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल मेंटर होगा एंड वो बोल देगा कि नहीं भाई आज हमें ये कंप्लीट करना है, तो तुम्हें ये रहेगा कि यस भैया ने बोला है, भैया एम्स दिल्ली के हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, डॉक्टर है, सो एटलीस्ट मुझे करना है। सो दिस इज द थिंग, दिस जो पर्सनल मेंटरशिप के साथ होता है। तो पर्सनल मेंटरशिप में तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा एक पर्सनलाइज रोड मैप बनाया जाएगा, फिर एक तुम्हारा एक पर्सनल टाइम टेबल बनाया जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग, आपकी कोचिंग के टाइमिंग अलग हो सकता है, किसी की रात में कोचिंग होती है, किसी का मॉर्निंग में स्कूल होता है, वो कैसे टाइम मैनेज करे वो तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर तुम्हें बताएगा। तुम्हारे पास जैसा तुम स्क्रीन पे देख सकते हो सबकी डेली ट्रैकर शीट होती है स्टूडेंट की, जिसमें सब कुछ फिल्ड होता है कि हाँ कब क्या कैसे करना है बेसिकली। एंड तुम्हारा एक रिवीजन शेड्यूल बनवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवीजन ही नहीं करते। उनको लगता है कि जब एकदम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, लेकिन टॉपर्स ऐसे नहीं है। टॉपर्स पहले से रिवाइज करके चलते हैं, बिकॉज नीट में रिवीजन इज द ओनली थिंग दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। ओके, सो तुम्हारा एक स्पेशल रिवीजन शेड्यूल, रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, वो तुम्हें सब बताया जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं आता। बच्चे बस मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। That is the problem and that is the thing we are solving with the personal mentorship. And तुम अपने एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट अपने पर्सनल मेंटर से पूछ सकते हो। एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम कैसे भी बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, हर रोज बात कर सकते हो, हफ्ते में एक बार कर सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंग कभी भी कैसे भी बात कर सकते हो, कितना भी बात कर सकते हो। एंड ये जो पूरा पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो 100% रिफंड पे चलता है। यानी कि अगर तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट 2028 में अगर तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, सो हम तुम्हें 100% रिफंड कर देंगे, जो आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा। एंड अब तो और सुनो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी हम, अगर तुमने हमारा पूरा प्रोग्राम बहुत डेडिकेटली फॉलो किया था अपने मेंटर को, तब भी हम तुम्हें 50% रिफंड करते हैं, जो आज के टाइम पे कोई भी कोचिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म कभी नहीं करेगा। बट वी आर डूइंग इट बिकॉज वी लव मेंटरशिप, लाइक वी लव गाइडेंस, वी लव डूइंग इट। एंड एक बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, उससे अच्छी बात कुछ नहीं है, हमें उसके वो पैसे नहीं चाहिए, वी डेफिनेटली गिव इट अवे। सो या डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए होगा आज के टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो जो सामने वाला नहीं कर रहा है। सो गेट योरसेल्फ अ एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटर और जस्ट विजिट टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। वहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के प्लान है जो तुम ले सकते हो। एंड या इट्स 100% रिफंड सिस्टम, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द आफ्टरनून फेज को मैंने नाम देता हूँ द लेक्चर फेज, बिकॉज इसमें हमें बहुत नींद आती है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द स्लीपी फेज, एज वी ऑल नो कि खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है। आफ्टरनून फेज में आपको कुछ भी नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत नींद आएगी, आपका दिमाग ही काम नहीं करता। दैट इज वाई जो सबसे ईजी काम है दैट इज लेक्चर देखना, वो तुम आफ्टरनून फेज में करो। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर है, क्योंकि बायो का लेक्चर तुमने मॉर्निंग में कर लिया था, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो भी तुम लेक्चर्स देखते हो वो तुम आफ्टरनून फेज में करो, अलॉन्ग विद नोट मीटिंग। उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ताकि तुम ऐसा ना हो कि बस लेक्चर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन रहता है कि यस तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है लेक्चर्स में। अब नंबर ऑफ लेक्चर्स तुम्हें कितने देखने हैं, तुम एक फिजिक्स का देख सकते हो, एक केमिस्ट्री का देख सकते हो। एंड हो सकता है कि तुम 2 फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का देख रहे हो, या फिर तीनों फिजिक्स के देख रहे हो, या फिर तीनों केमिस्ट्री के देख रहे हो। मतलब तीन लेक्चर तुम देख सकते हो आफ्टरनून फेज में, आई गेस। ओके, एंड आफ्टरनून फेज जो होता है वो 4 आवर्स का होता है। तुम 1 PM पे स्टार्ट करोगे, 5 PM पे खत्म करोगे बेसिकली। एंड ये जो टाइम है तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, मैं बस एक आइडिया बता रहा हूँ तुम्हें। ओके, सो अपना जितना भी लेक्चर्स वगैरह देखने का काम है तुम आफ्टरनून में करो, ताकि रात में जाके तुम प्रैक्टिस वगैरह कर सको। आई विल टेल यू कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज ऑफ ऑल टाइम, एंड दैट इज द इवनिंग फेज। तो इवनिंग फेज को तुम्हें बहुत ज्यादा रिलैक्स रखना है, यानी कि रिलैक्स करना है, थोड़ा खेल सकते हो तुम, मतलब काइंड ऑफ अपने आप को स्टडी से डिटैच कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें कुछ पढ़ना ही है तो सिर्फ इवैल्यूएट करो, यानी कि आज तुमने फिजिक्स के लेक्चर में क्या पढ़ा, कि हाँ आज तुमने कंजर्वेशन मोमेंटम सीखा, वो एक्जैक्टली क्या है, आज तुमने वेक्टर सीखा, वो एक्जैक्टली क्या है। तो बस अपने नोट्स पलटा रहे हो, सोचने की कोशिश करो कि यार सर ने क्या बताया था। तो बहुत ही रिलैक्स तरीके से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बस नोट्स पलटा रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, इसका मतलब ये होता है, रियल लाइफ में ये कहाँ अप्लाई होता है। तो बस ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। रिलैक्स करने के चक्कर में प्लीज रील्स मत देखना, उससे बहुत ज्यादा डोपामिन हिट्स मिलता है, जो तुम्हारी अटेंशन को बहुत ज्यादा कम कर देगा। गेम्स वगैरह मत खेलना, मैं मोबाइल गेम्स की बात करूं, बिकॉज उससे भी बहुत ज्यादा डोपामिन हिट मिलता है। उसके बाद तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। कभी ट्राई करके देखना कि तुम आधे घंटे रील चला रहे हो, उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिकॉज रील चलाने में बहुत ज्यादा डोपामिन निकलता है, लेकिन पढ़ाई करने में डोपामिन बहुत स्लो निकलता है, मतलब बहुत 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 स्लो होता है, कभी कभी निकलता ही नहीं डोपामिन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट पढ़ने में वो मन नहीं लगता जितना में रील चलाने लगता है। सो दैट इज माय फ्रेंड, अगर तुम्हें रिलैक्स करना है तो सही तरीके से रिलैक्स करना। ओके, एंड जो तुम्हारा इवनिंग फेज होगा वो 5 PM to 7 PM तक चलेगा, मतलब 1 या 2 घंटे का हो सकता है बेसिकली।
उसके बाद आता है हमारे पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज द नाइट फेज। नाइट फेज स्टार्ट होता है 7 पीएम से एंड चलता है 12 पीएम तक। ये 4 से 5 घंटे का टाइम होता है, ये पूरा प्रैक्टिस फेज है। मॉर्निंग में हमने बायोलॉजी किया, उसके लेक्चर्स देखे, एनसीईआरटी पढ़ी। आफ्टरनून में तुमने क्या किया, सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर देखे। इवनिंग में तुमने रिलैक्स किया। नाइट फेज में तुम क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यस, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मॉर्निंग में भी कर सकते हो। तो मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैं कर लूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हैं। एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर का दूसरा लेक्चर लगा लिया। इससे सिलेक्शन नहीं होता। लाखों बच्चे हर साल सिलेबस कंप्लीट करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो सही से लेक्चर देख रहा है, जो सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। एंड तुम्हारा टाइम टेबल में होना चाहिए कि यस, ये मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है, ये मेरे लेक्चर देखने का टाइम है, तब जाके तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कैसे होगा। सो नाइट फेज में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तुम डीपीपी मॉड्यूल बुक्स कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें लेवल वाइज चीजें बताई हैं, अगर नहीं देखा तो मेरे बुक्स वाला वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने रोड मैप बताया था उसमें भी मैंने बहुत डिटेल बताया कि तुम्हें पहले कौन सी बुक लगानी है, फिर कौन सी लगानी है, फिर कौन सी मॉड्यूल्स लगाने हैं, बहुत सिस्टमैटिकली बताया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम अभी से फॉलो कर लेते हो ना, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाओगे, तुम बैकलॉग से बच जाओगे, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दैट इज द संडे रूल। संडे को अपने आप को लेक्चर्स दो ही मत। संडे को बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर देखना है, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, मत सोचो। तुम बस क्या करो, संडे को तुम मॉक टेस्ट दोगे जो तुम्हारे कोचिंग वाले कराते हैं। अगर नहीं करा रहे हो तो तुम खुद से कस्टम मॉक टेस्ट वगैरह, फिर कहीं किसी बुक से मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई करो, जो कुछ भी तुमने उस हफ्ते पढ़ा है मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। संडे को तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि हफ्ते भर में तुम्हारे लेक्चर्स की वजह से तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई मॉड्यूल जो खाली पड़ा हो, कोई डीपीपी जो बच गई हो, वो तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है ना वो तुम संडे को करो। एंड तुम्हारा कोई बैकलॉग वगैरह क्रिएट हो गया तो संडे टू संडे क्लियर कर लो। इस चीज का वेट मत करो। एंड 11th में मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि उनका इतना बैकलॉग हो जाता है 12th में, वो बैकलॉग रोते रहते हैं बिकॉज वो कभी बैकलॉग क्लियर ही नहीं करते बेसिकली। तो संडे को तुम्हें क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, बैकलॉग क्लियर, अगर बैकलॉग है तो उसको उसी समय क्लियर कर लो। उस हफ्ते का बैकलॉग संडे को क्लियर कर लो, ताकि अगला हफ्ते मंडे से जब तुम स्टार्ट करो तो बहुत अच्छे मूड से स्टार्ट करो, तुम्हारे पास कोई बैकलॉग ना हो। ओके, एंड तुम मॉक टेस्ट हर हफ्ते दो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हो, मतलब जितना भी सिलेबस तुम्हारा हुआ है उस समय तक वो देख सकते हो। एंड सच बताऊं तो तुम लोग भी सोचते होगे कि भैया इतनी ज्यादा भीड़ है, 25 लाख लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा, मेरे को एम्स वैली आना है, मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है, या फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मेरा कैसे होगा। द थिंग इज गाइड्स, मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, लाइक लिटरली बहुत इंटेलिजेंट लोगों को हारते हुए देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके 720 आते थे लेकिन नीट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो एम्स दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों का। द थिंग इज दैट सिलेक्शन उसका होता है जो कंसिस्टेंटली काम करता रहता है, जो खुद पे भरोसा रखता है। एंड मेरे जो टीचर थे 9th क्लास में, मैं नवोदय में था, उधर एक टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। ओके, तो वो बोलते थे टू बिलीव इन यू इज टू बिलीव इन गॉड बेसिकली। तो तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि भले तुमसे आज चीजें नहीं बन रही हैं बट एक ना एक दिन तुम इतनी मेहनत करोगे तुमसे चीजें बनेंगी। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि तुम खुद पे भरोसा, जो बच्चा ये भरोसा ही नहीं कर रहा कि मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हें सोचना है, तुम्हें वो मैनिफेस्ट करना है कि यस एक दिन ऐसा आएगा तब मेरा बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा होगा, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, जब मैं नीट दूंगा तो उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी एंड मैं वो कॉलेज में जाऊंगा जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ। सो या विद दिस पॉजिटिविटी आई होप सो कि तुम अपना रूटीन बहुत अच्छा बनाओगे। एंड या ऐसी और यूजफुल एंड बढ़िया वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।